हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। आज हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के जो भी प्रोसेस होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर हो सके तो आज प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क यानी कि वर्क का जो नेचर है उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स के जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में मैंने बताया हुआ है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है। जो भी बच्चे उनको नहीं देखे हैं जाके फटाफट से देख के आ जाए। आज हम लोग यहाँ पे उसको डिटेल से एक एक टर्म्स को पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक बेसिकली है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को बता रखा है कि प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। लेकिन ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस काम करते हैं, जिसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रमन विश्वास। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। पहले मैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग बाकी जो है पढ़ेंगे। इनके जो जो प्रोसेस है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं डिटेल में हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले देखो बेटा, एक बात समझ लो, यहाँ पे मैं सेपरेट करके तुमको समझा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूं, दिस इज आवर सिलेंडर, और इसके सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके ऊपर 5 किलो का वेट रखा हुआ है, दिस इज 5 kg वेट, 5 kg वेट। तो इसका वॉल्यूम कितना है, देखो यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, V1 वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, इस 5 किलो के वेट को उठा लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से पिस्टन ऊपर आ गया। 5 किलो का वेट को मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव वेट, रिमूव वेट। जैसे ही रिमूव करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा पहले से, और ये वॉल्यूम जो है V2 कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच में बात करो तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना है, चेंज इक्वल टू V2 माइनस V1। जो इसका वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है दोनों को माइनस करेंगे तो इतना जो है पिस्टन जो है मूवमेंट किया, डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे ही मैंने 5 किलो का वेट उठाया तुरंत पिस्टन क्या किया, ऊपर उड़ गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर नहीं गया, तुरंत फ्रीली वो ऊपर चला गया। अब ये जो हमारे पास कंडीशन है जिसमें ये पिस्टन इस जगह पे रुका हुआ है, इस जगह पे क्यों रुका हुआ है उसको समझो एक बार। क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है इसमें और नीचे से एक फोर्स जो लग रहा है, दोनों फोर्स क्या है, इसको बैलेंस किया हुआ है। मतलब यहां से जितना फोर्स लग रहा होगा, गैस ने जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स ऊपर से भी लग रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम अचीव करता हूँ। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा और गैस का जो फोर्स लग रहा होगा दोनों बराबर। मतलब समझो यहाँ पे इसका प्रेशर मैंने बढ़ाया तो इसका भी प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका प्रेशर को मैंने हटाया तो इसका भी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ से एक बात तो साफ है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये अदर प्रोसेस को मैं धीरे धीरे करता, 5 किलो को एक बार में ना उठा के मैं ऐसा कुछ करता कि यहाँ पे मेरे पास एक पिस्टन है और इसके ऊपर जो है मैंने क्या किया है, कुछ वेट रखा हुआ है। जैसे मान लो 1-1 ग्राम का मैंने वेट रखा है, जो है वेट मैंने 5000 रखा हुआ है, 5000 1-1 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, 5 किलो हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा वेट। 1-1 ग्राम का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एक करके उठाते जाऊं, एक एक करके उठाते जाऊं, तो फाइनली यहां तक मैं पहुंचूंगा जब मैंने पूरे वेट को हटा लिया। तो ये वॉल्यूम तो उतना ही चेंज होगा। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो इसका V1 है, इसका V2 है, तो यहाँ पे चेंज जो है वो कितना है, V2 माइनस V1 का चेंज है। मतलब यहाँ पे जो चेंज था उतना ही चेंज यहाँ पे है। इसने जितना वर्क किया इसने भी उतना ही वर्क किया। यही तो हम बोल सकते हैं, चेंजेस वॉल्यूम तो इतना ही चेंज हुआ, हम इतना ही बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्क ज्यादा होगा, यहाँ पे वर्क कम होगा। इसको मैं समझाऊंगा, आगे देखेंगे। ये ज्यादा वर्क होगा, यहाँ पे कम वर्क होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो चेंज है
यहाँ पे वॉल्यूम जो चेंज है वो सेम है, यहाँ पे जो प्रेशर है इसका भी वही प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे भी वही प्रेशर, प्रेशर भी सेम, सब कुछ सेम, लेकिन वर्क में थोड़ा चेंजेस आएगा जो कि हम लोग बाद में समझेंगे कि क्यों आ रहा है चेंज, कैसे आ रहा है चेंज। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान समझो, इसीलिए तो मैंने बोला था कि वर्क जो है पाथ फंक्शन होता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, उसमें प्रोसेस चेंज करेंगे तो उसका वर्क का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाता है। मैं समझाऊंगा उसको, बाद में देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अभी तो आज हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, अगर मैंने यहां से एक एक करके उठाया तो ये पिस्टन धीरे 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 करते करते जाएगा और ये हर एक जगह पे क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, हर एक जगह पे क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करता हुआ ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका, क्योंकि दोनों अपोजिंग फोर्स, जैसे ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करे, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट इसका, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है अपोजिंग फोर्स है दोनों इक्वल हो गए, तो ये एक जगह पे पिस्टन आके रुक चुका है, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अगर मैं यहाँ से एक पत्थर को उठाऊं तो हल्का सा पिस्टन ऊपर जाएगा, या 1 ग्राम का जो हमारे पास वेट है उसको उठाऊं तो ये हल्का सा ऊपर जाएगा, तो एक सर्टेन जगह पे, थोड़ा सा जगह पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, फिर एक उठाऊंगा तो फिर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, मतलब हर जगह पे इक्विलिब्रियम अचीव करते हुए ऊपर जाता है। बात समझ में आया, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। क्यों इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार मैंने वेट उठा दिया तो धड़ाम से ये क्या करेगा, सीधा ऊपर चले जाएगा, बीच में कहीं नहीं रुकने वाला। लेकिन इसको जैसे ही हम लोग एक एक करके हटाएंगे तो हर एक स्टेप पे रुकते 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 जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल, क्योंकि किसी भी स्टेप में हम अगर एक पत्थर को रख दे तो वापस आ जाएगा नीचे, बस समझ में आया। लेकिन इसमें क्या है, जैसे हम उठाए तो सीधा ऊपर चला गया, उसमें फिर दोबारा पत्थर के तब जाके नीचे आया, तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। लेकिन चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, दोनों ही कंडीशन में हम लोग कुछ पैरामीटर को सेट करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, यही सब में तो चेंज आने वाला है यही सब में तो चेंज आने वाला है भाई। इसमें क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होगा, इसका वॉल्यूम देखो चेंज हो गया, इसका प्रेशर चेंज हो गया, इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, ये सभी चेंजेस होते हैं। अगर मान लो किसी भी चीज को, एक को मैंने कांस्टेंट रख लिया, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो V इक्वल टू V1 है, P इक्वल टू P1 है और T इक्वल टू T1 है, और जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट होता है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, V इक्वल टू V2, P इक्वल टू P2 और T इक्वल टू T2। मतलब यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, इनका जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो रहा है। अब ये पैरामीटर को जो है, अगर मान लो किसी एक को हमने कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर को मैं बोलूंगा T1 था, बाद में भी T1 ही रहे, मतलब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब ये रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, जब भी कंडक्ट करेंगे उसके अंडर में कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है प्रोसेस जो फॉल करे, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कोई भी जगह पे हम यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्मल प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी दो तरीके के हो सकते हैं, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली भाई, मतलब आइसोथर्मली है और साथ में ये रिवर्सिबल वाला, ये वाला कंडीशन हमने लगाते हैं। या फिर ये क्या हो सकता है, आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, मतलब यहां पे हमने क्या लगा दिया, आइसोथर्मली तो कर दिया, साथ में हमने ये वाला कंडीशन लगा दिया। बात समझ में आया सबको, मतलब ये तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये तो होना ही है। लेकिन साथ में हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, तो उसको मैं समझाता हूं अभी। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन विच
the temperature remains constant throughout the process। मतलब जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, यहां से यहां पहुंच चुका है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा क्या है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर अगर यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी आके T1 ही रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये वाला प्रोसेस बना देते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, P1 V1 T1 है, और यहाँ पे भी क्या है, P2 V2 T2 है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आगे एनी प्रोसेस in which the temperature remains constant throughout the process is called isothermal process, is isothermal process। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल देख लो बेटा। जैसे मान के चलो तुम लोग क्या करो, एक आइस ट्यूब को उसको क्या करो, मेल्ट होने के लिए रख दो। आइस को क्या करो, मेल्ट होने के लिए रख दो। तो आइस जब तक मेल्ट होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे आइस कर दिया, क्लोज कंटेनर है, दिस इज माय क्लोज कंटेनर एंड दिस इज माय आइस, ये आइस। अभी आइस से क्या हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है ये वाटर में, और इस दौरान में जैसे वो आइस से, ऐसा मैं लिख लेता हूं, आइस जो है उसको मेल्ट करो और इससे क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। और इस दौरान जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसको मेल्ट करवाना चाहूँ, 0 डिग्री से थोड़ा सा कम हुआ तो आइस की तरफ पहुंच जाएगा, और थोड़ा सा अगर बढ़ गया तो वाटर की तरफ पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इस जगह पे कांस्टेंट होगा। समझ में आया सबको? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में तुम आइस रख दो, आइस को मेल्ट होने के लिए दे दो, उसका टेम्परेचर वहां पे थर्मोमीटर लगा के देखोगे तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जा रहा है, प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। बात समझ में आया? दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग देखते हैं, तुम लोग इसको नोट कर लो फटाफट से, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया उसको लिख लो फटाफट से। चलिए अब यहाँ पे देखो, ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो ग्राफ देख लेते हैं बेटा, ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को, एक मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ में क्या होगा, 3 पैरामीटर होंगे हमारे पास, ठीक है। एक पैरामीटर है हमारे पास P मतलब प्रेशर, एक हमारे पास T इक्वल टू टेम्परेचर, एक होगा वॉल्यूम V मतलब वॉल्यूम, और एक होता है N इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम तो मोल्स जो है, यानी कि जो हमारा जो मैटर है, क्लोज कंटेनर हमने लिया हुआ था, तो क्लोज कंटेनर में उसके जो मैटर जो है उसका एक्सचेंज नहीं होता, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब मोल्स का भी एक्सचेंज नहीं होगा। ये हमने मान लिया कि एक मोल ये है जो कि फिक्स है। तो यहाँ पे मोल जो है हमारा क्या है, फिक्स, ये क्या है, फिक्स, मतलब कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि कौन कौन से वेरिएबल होगी, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये दोनों क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, प्रेशर वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएबल। तो इनके बीच में हमको क्या करना है, हमको इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा प्रेशर, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया प्रेशर। और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे log P ले लूं और log V ले लूं तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा ये ऐसा प्लॉट, log प्रेशर और log वॉल्यूम, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ। इस तरीके का ग्राफ हम लोग को मिलता है। अब हमारे पास सवाल क्या आता है बेटा, देखो सपोज मान लो हमारे पास ऐसा दे दिया ग्राफ, अभी मैं तुम लोगों को करके बताता हूं। सपोज हम लोग को कोई बोला कि देखो ये हमारे पास ग्राफ है, दिस इज P एंड दिस इज V, और हमको बोला कि भाई देखो ये हमारे पास 3 प्रोसेस हमने यहाँ पे दिखा दिए, ये 3 प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है T1 है, ये T2 है और ये T3 है, क्योंकि यह पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस इसमें सभी जगह पे टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है कि ये तीनों में से टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, विच हैज मोर टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो तुम लोगों को क्या करना है, एक ऐसे करके लाइन खींचनी, इसलिए अब यहाँ पे क्या करूं, ऐसे करके चेक करो, वॉल्यूम चेक करो, प्रेशर तो तुमने कांस्टेंट कर दिया, अब वॉल्यूम चेक करो। ये वॉल्यूम हो गया 3 पॉइंट निकल के आ गए हमको, देखो यहाँ पे कैसे एक पॉइंट यहां निकला, एक पॉइंट यहां निकला, एक पॉइंट यहां निकला। अब देखो वॉल्यूम ज्यादा कब होगा, जो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वॉल्यूम भी उसका ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम है, फिर उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम, मतलब प्रेशर तो उतना ही हमने रखा है, खाली हमने देखा रिलेशन कितना देखा, टेम्परेचर और वॉल्यूम देखा। तो इसका मतलब T3 जो है वो ज्यादा है, टेम्परेचर जो है थर्ड, तीसरा जो टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन T2 एंड दैट इज ग्रेटर देन T1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि इन तीनों में से हमको पूछा जा सकता है कि किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ऐसे ग्राफ देख के आपको पूछ लेगा कि बताओ T1 T2 T3 में किसका ज्यादा टेम्परेचर है, T1 का, T2 का या T3 का, या सभी का टेम्परेचर सेम होगा। ये हमारे पास एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आंसर करना है, क्लियर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक ग्राफ हम लोग देखते हैं। अगर मान लो ये तो हमारे पास था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर के साथ प्रेशर का अगर ग्राफ प्लॉट करूं, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं हम लोग ये टेम्परेचर हो गया और ये प्रेशर हो गया। तो टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर जो है चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, कई बच्चों को समझ में नहीं आया कि कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसका 5 है, 10 है, 15 है, ऐसा करके 20 है, ऐसा करके जो 25 है, 30 है, 35 है, ऐसा करके हम लोग का वैल्यूज जो है यहाँ। अब यहाँ पे अगर चेक करो तो प्रेशर का वैल्यू कितना होगा 10, यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे कितना 25, यहाँ पे कितना 30, यहाँ पे कितना 35। मतलब प्रेशर देखो चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो हर वक्त यहीं पे है। चाहे टेम्परेचर को बढ़ा लो, चाहे मतलब टेम्परेचर को अगर देखिए तो टेम्परेचर तो हर वक्त यहीं पे इसी जगह पे लाई करता है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उसका ग्राफ ये इस तरीके से होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर वर्सेस, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए ग्राफ प्लॉट करूं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो कैसा बनेगा, जैसे ये टेम्परेचर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। तो सिमिलरली हमारे पास कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। वॉल्यूम चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो सकता है, और किसी भी एक ग्राफ को देख के तुमको बोल सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये वाला दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कोई भी अगर हमारे पास आता है तो हम क्या बोलेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, ये चारों में से कोई भी एक भी आएगा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा चीज देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन दे देता ऐसा, और इसको हम लोग बोलते हैं कि T1 है और ये हो गया T2 हो गया। अब कोई बोले कि भाई बताओ T1 ज्यादा बड़ा है या T2 ज्यादा ग्रेटर है, कौन ज्यादा ग्रेटर होगा। तो हम लोग कैसे बोलेंगे,
भाई सिंपल से जैसे मैंने लॉजिक बताया था सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे टी देखो किसका ज्यादा है, टी इसका ज्यादा है, मतलब ये T2 इसका जो है वॉल्यूम जो है ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन। क्लियर सबको? क्लियर है? T2 ग्रेटर देन T1, ये हमको समझ में आना चाहिए। अगला हमारे पास प्रोसेस होता है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अगला जो है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। अब बेटा देखो आइसोबारिक प्रोसेस में फिर से मैं वही बोलूंगा कि आइसोबारिक एंड रिवर्सिबली आइसोबारिक एंड रिवर्सिबली का मतलब क्या हुआ, आइसोबारिक है और साथ में वो क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस टीचर है इसमें, मतलब धीरे धीरे करके इसमें से हम लोग क्या करें चेंज करें, जो भी हमारे पास चेंजेस है वो बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या हो सकता है आइसोबारिक एंड इरिवर्सिबल, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने तुमको बताया कि ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल मतलब यहाँ पे आइसोबारिक एंड इरिवर्सिबल ही हो सकता है, या आइसोबारिक एंड रिवर्सिबल ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान समझोगे कि आइसोबारिक का मतलब क्या होता है। आइसोबारिक का मतलब होता है, आइसोबारिक मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन विच the pressure remains constant throughout the process। अब कई सारे बच्चे जो है वो समझ में नहीं आया कि सर क्या है। देखो बेटा यहाँ पे जो पैरामीटर है ना, उसी पैरामीटर को हम लोग एक एक करके कांस्टेंट रख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया था, पहले में क्या था हमारे पास, प्रेशर था, टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, मोल्स था, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल बोले थे तो इसको हमने कांस्टेंट कर दिया था। अब ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। जब हम आइसोबारिक की बात करेंगे तो ये अब वेरिएबल है। आइसोबारिक मतलब ये कांस्टेंट कर देंगे, बाकी सब वेरिएबल। मतलब समझो यहाँ पे एक हमारे पास सिस्टम है, ये दूसरे सिस्टम है, मतलब दूसरा स्टेट है, ये स्टेट 1 है, स्टेट 1 और ये स्टेट 2। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो गया टेम्परेचर T2, प्रेशर जो है P1 ही रह गया और V2 हो गया। मतलब यहाँ पे देखो पहले हमारे पास P1 था, अभी भी क्या है P1 है, लेकिन इसमें चेंजेस आया है, इसमें चेंजेस आया है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। और आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तुम लोग डेली देखते हो, वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर। एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब देखो मैं समझाता हूं आइसोबारिक कैसे। एक कंटेनर है, ओपन सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम, इससे पहले कैसा नहीं है, क्लोज सिस्टम, ये ओपन सिस्टम है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर है, इसको हीट कर रहे हो और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वेपर को अगर मैं देखूं, वेपर और यहाँ पे लिक्विड को अगर मैं देखूं, तो वॉल्यूम पहले से क्या हुआ, पहले वॉल्यूम V1 था, ये V2 हो गया, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है, वेपर का होता है, गैस का होता है, तो वॉल्यूम तो इसका बढ़ गया। टेम्परेचर जो था वो पहले कितना था, T1 था, बाद में कितना हो गया, T2 हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था 1 atm, बाद में भी इसका जो प्रेशर है 1 atm था और बाद में भी इसका प्रेशर 1 atm ही रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओपन वेसल है। तो यहाँ पे हम लोग को ये एग्जांपल है जिसमें प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, केवल वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। अगर इसको बहुत ही धीरे धीरे करके अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल।
और मान लो बहुत तेजी से गर्म करती है, एकदम तुरंत एकदम बहुत ज्यादा हीट देके, तो एक बार में हीट देके अपने बहुत ज्यादा हीट देके उसको गर्म कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। समझ में आया? और धीरे 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 करके हीट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास होगी आइसोबारिक प्रोसेस। चलो इसको नोट कर लो, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है हमारे पास, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दो ही हमारे पास वेरिएबल है। एक कांस्टेंट रहेगा प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो किस तरीके से काम होगा उसको ध्यान से समझो। देखो, अगर मान के चलो तुमको अगर मालूम होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो तुमको मालूम है। मतलब अगर मान के चलो मेरे पास टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस पॉइंट में आएंगे, देखो इस पॉइंट में वॉल्यूम 0 टेम्परेचर 0, इस पॉइंट में आएंगे तो कुछ वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट में आएंगे तो कुछ वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमको कैसे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हमको मिलेगी, इस तरीके का हमको क्या मिलेगा, ग्राफ प्लॉट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा। बात समझ आया? तो ये जो है हमारे पास आता है ग्राफ और आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर मैं यहां पे मान लो ये तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ था, अगर मैं यहां पे वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट कर दूं, मतलब वॉल्यूम है और प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, तो प्रेशर जो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस अगर मैं प्रेशर का जो है ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, तो टेम्परेचर तो क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये सभी क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट। अब सवाल आता है कि देखो अगर मान लीजिए आपको दे दिया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का क्वेश्चन ग्राफ, और यहाँ पे मान लो 3 तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रेशर दे दिया, यहाँ पे इसको बोलिए P1, इसको बोलिए P2 और इसको बोलिए P3। अब हमको पूछेगा कि which of the following is correct, which is correct, भाई कौन सा सही है। पहला है P1 is greater than P2 is greater than P3, और दूसरा हमको बोल दिया P3 is greater than P2 is greater than P1, ठीक है। और ऑप्शन सी दे दिया हम लोग को P3 इक्वल टू P2 इक्वल टू P1, और सी दे दिया, डी दे दिया नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा सवाल, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट होगा, हमको कैसे निकालना है, हमको ये देखना है कि हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। हमको क्या देखना है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, और हमको ये मालूम होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम इस ग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब तुम यहाँ पे दिमाग लगाना, मैं मान लेता हूँ कि वॉल्यूम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट करता हूँ। वॉल्यूम जो है इसके लिए मैंने एक लाइन खींच दिया, मतलब इसका वॉल्यूम जो है सब जगह पे, इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम भी वही है, इसका वॉल्यूम भी वही है। अब तुमको टेम्परेचर को चेक करना है, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर है, तो बताओ ये T1 मान लेता हूं, इसको T2 मान लेता हूं, इसको T3 मान लेता हूं। अब देखो इसका जो टेम्परेचर है वो T3 है, इसका जो टेम्परेचर है T1 T2 है, और इसका टेम्परेचर T1। तो हम लोग को मालूम है T3 is greater than T2 is greater than T1, तो T3 के साथ कौन है, P1, तो P1 is greater than P2 is greater than P3। क्यों, इसके लाइन पे कौन है P1, इसके लाइन पे कौन है P2, इसके लाइन पे कौन है P3,
तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मालूम है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। कौन कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, ग्राफ को भी सॉल्व करते जाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आइसोबारिक प्रोसेस हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो आइसोकोरिक लिखा है ना, इसमें हम लोग देखो तीन चीज हमारे पास होता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और मोल्स होते हैं। तो इस बार क्या होने वाला है, मोल्स तो कांस्टेंट होगा ही होगा, ये तो हर जगह ही होगा। और ये वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट होगा। मतलब वेरिएबल कौन से हो जाएंगे, वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हम लोग को देखना है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें एनी प्रोसेस इन विच वॉल्यूम remains constant throughout the process, constant throughout the process, जो होगा उसमें हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। दिस इज आवर क्लोज कंटेनर। और इस कंटेनर को तुम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हीट कर। तो टेम्परेचर राइज होगा, इसके अंदर गैस है, गैस के टेम्परेचर बढ़ेंगे भाई, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या किया है, क्लोज कंटेनर का फिक्स रखा है। तो हीटिंग a gas in a closed container is an example of isoporic process. Heating a gas in a closed container, ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये गैस मेरे पास मौजूद है भाई। टेम्परेचर यहाँ पे जो है T1 है, इसका प्रेशर जो है P1 है और इसका वॉल्यूम जो है V1 है। अब ये अगर मान के चलो चेंज करवाते हैं इसको, इसमें चेंजेस होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम अभी भी, इसका जो वॉल्यूम है वो अभी भी क्या होगा, V1 ही रहेगा। कैसे, तुम इसको हीट करो तो भाई जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम तो रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हीट कर दिया तो हमारा जो कंटेनर है वो भी बड़ा हो गया, कंटेनर तो उतना ही आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम जो है जितना था उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है उनके बीच का गैप बढ़ने लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर P1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर जो है P1 से P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। P इक्वल टू P2 बन जाएगा और T तो हम जानते ही हैं कि T2 बन जाएगा। मतलब इस तरीके का कंडीशन है जहां पे हमने हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने पर T1 से T2 बन गया, उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हीट देने पर प्रेशर चेंज होगा। तो P1 से P2 बन गया और V जो है V1 से V1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये भाई चेंज नहीं होगा। जैसे बलून है, एक बलून है और बलून जो है उसमें एयर भरा हुआ है, वॉल्यूम है उसका। अब मान के चलो तुमने क्या किया, उसको गर्म किया। तुमको मालूम है आपके पास रखते ही क्या हो जाता है, वो बलून फूट जाता है। क्यों फूटा, प्रेशर इतना बढ़ गया उसमें कि वो बलून फूट गया। वॉल्यूम नहीं बढ़ पाया था, प्रेशर बढ़ गया, तो उस प्रेशर की वजह से उसने क्या किया, वो बलून को ही फोड़ दिया। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता तो बलून नहीं फूटता, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। और तुमको मालूम है कि ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, ग्राफ होगा हमारा
कौन कौन से वेरिएबल है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, बात समझ आया, इस तरीके से होगा। और अगर मैं यहां पे बात करूं ग्राफ मैंने प्लॉट किया, मान के चलो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो वॉल्यूम जो है वो कैसा होगा, ऐसा होगा, कांस्टेंट है। टेम्परेचर तो हमारा, प्रेशर तो हमारा चेंज हो रहा है, वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो आ सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे पास तीन अलग अलग वॉल्यूम दे दिए गए हैं, टेम्परेचर है और ये हो गया प्रेशर। अब बोलेगा कि इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जो कि बाद में मैं बताता हूं। अब वॉल्यूम जिसका ज्यादा, टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। प्रेशर तुम लोग क्या करो, ऐसा करके प्रेशर के लिए एक लाइन खींच लो, ये बराबर सबके लिए बराबर हो गया प्रेशर। अब यहाँ पे टेम्परेचर के लिए देखो, इसका टेम्परेचर कहां पे आ रहा है, ये, इसका टेम्परेचर कहां आ रहा है, ये, और इसका टेम्परेचर कहां आ रहा है, ये। तो ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है इसके लिए है, तो ये मान लेते हैं T2 T1, ये मान लेते हैं T1 है, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। तो T3 बड़ा है तो V1 भी बड़ा होगा, T2 उसके बाद है तो V2 भी होगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, इस तरीके से। क्लियर सबको, सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास आ सकता है। या फिर तुमको अगर मान लो कुछ वैल्यू दे देता, ऐसा बोल देता कि भाई, ऐसा बोल देता which of the following is correct, which of the following is correct। ऑप्शन ए V1 V2 V3। इसको मान लो V1 का जो है 3 लीटर, ये V2 इक्वल टू 4 लीटर और ये हो गया 5 लीटर। ऑप्शन बी V1 इक्वल टू 4 लीटर, V2 इक्वल टू 3 लीटर और V3 इक्वल टू 5 लीटर। ऑप्शन सी V1 इक्वल टू 5 लीटर, V2 इक्वल टू 4 लीटर, V3 इक्वल टू 3 लीटर। ऑप्शन डी V1 इक्वल टू 5 लीटर, V2 इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारे पास 3 लीटर, V2 इक्वल टू 5 लीटर और ये V1 इक्वल टू V3 इक्वल टू 4 लीटर। इस तरीके से हमको दे दिया, तो हमको मालूम है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ये हमको मालूम होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल के दिखाया कि भाई इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये चेक करो कि इसमें चेक करो वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर, V1 क्या है 5 लीटर, फिर V2 क्या है 4 लीटर, फिर V3 क्या है 3 लीटर, मतलब इसको फॉलो करें, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं और मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारे पास आइसोकोरियोसिस, ठीक। अब अगला देखते हैं हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। अगला जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के जाल में फंस रहे हैं, आप लोगों को इससे निकलना है। तो मेरे वीडियो को देखते रहें, मैं तुमको बचाऊंगा, तुम बचोगे, एग्जाम में लड़ोगे, ठीक है। तो चलो यहां पे देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं बेटा? इसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, एनी प्रोसेस in which there is no exchange of heat between system and सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं?
एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। और इसका भी जो ग्राफ होता है वो सेम हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही होता है, सेम आइसोथर्मल जैसा ही होता है। जैसे मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, दिस इज आइसोथर्मल इसी के थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे आएगा, ये हमारा क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। दोनों के बीच में केवल इतना ही डिफरेंस है, ये आइसोथर्मल है तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एग्जांपल अगर तुम लोग बोले कि एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे डेली लाइफ में कहां देखने को मिलता है, तो जो हमारे पास पंप होता है ना जिसमें साइकिल में हवा भरते हैं, वो पंप जो हम लोग पंपिंग करते हैं वो हमारा एडियाबेटिक है। पंपिंग करोगे अंदर में जाके गैस का जो टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन बाहर सराउंडिंग के साथ, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करना है, बाहर जो सराउंडिंग है उसके साथ उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो ये जो है पंपिंग गैस इन बायोसाइकिल पंपिंग करना वो जो है एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। बहुत रैपिडली हमको पंप करना पड़ेगा, जिसके वजह से वहां पे सिस्टम के अंदर जो गैस, उसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, लेकिन वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाता, एक्सचेंज नहीं होता टायर में जब हम लोग पंपिंग करते हैं। बात समझ आ गई, ये क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो एग्जांपल भी याद रखना तुम लोग। तो ये हमारे सारे प्रोसेस जो है हमने कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट प्रोसेस हमारे पास बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। साइक्लिक प्रोसेस। अब बेटा देखो, साइक्लिक प्रोसेस तो हमको ये बताता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस किए जाए, एक या एक से ज्यादा थर्मोडायनामिक प्रोसेस किए जाए, और जो इनिशियल स्टेट था वही फाइनल जो स्टेट होता है वो घूम फिर के वही आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं कि एक हमने प्रोसेस किया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारा काम कर रहा था। मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ए से हमने कहा गया बी की तरफ गए, बी से हम लोग सी की तरफ गए, सी से हम लोग डी की तरफ गए, और डी से हम लोग कहां गए। इसमें हमने कुछ प्रोसेस किया, मान लो इसमें प्रोसेस पी प्रोसेस हमने किया, ये प्रोसेस हो गया, ये पहला प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस में यहां से यहां गए, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रेशर लेवल कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अब यहां से यहां पे आएंगे तो ये यहां से यहां पे आएंगे तो क्या हो गया, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, कोरिक प्रोसेस। अब यहां पे क्या हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो गया। और फिर यहां पे क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो आया फाइनल जो हमारे पास आया वो क्या है, वो वापस ए पोजीशन में आ गया। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। द प्रोसेस in which one or more thermodynamic process is carried out so that the final, so that there is no change in initial state, and so that there is no change in initial state में कोई चेंज या जैसे यहाँ पे था इनिशियल स्टेट ये था, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से वापस यहाँ गए, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसी को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे वर्क किया गया है, यस वर्क डन इसमें होगा इसका कुछ वर्क तो हुआ होगा, वर्क क्या होगा जो भी है कैलकुलेट करेंगे, वर्क तो हुआ है, लेकिन इसका जो है अगर हम बात करें तो इसमें कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ है। और ये अच्छे से बढ़िया हम लोग वर्क जब देखेंगे तब समझ में आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं उनके अंदर कोई भी
इनिशियल जो स्टेट होता है उसमें कोई भी जो है चेंज नहीं होता। साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी इनिशियल जो है उसमें चेंज नहीं होता। जैसे हमारे पास मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ये ऐसा और ये ऐसा, बस में आ रहा है। तो ये क्या साइक्लिक प्रोसेस है, यहां से आया फिर वापस ए से बी और बी से ए चले गए, साइक्लिक प्रोसेस। बस में आया तो साइक्लिक प्रोसेस तुमको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे भी, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क को, या हम ऐसा बोलेंगे कि नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क। अगला हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, अगला हेडिंग लिखेंगे नेचर ऑफ वर्क।